कोई भी मार्केट है, उस मार्केट की डिपेंडेंसी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक बायर और एक सेलर। ठीक है। और एक वो मार्केट है जो बायर और सेलर की एक जगह पर लाती है। अब अगर हम मार्केट की बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक एक्सचेंज है जो उस मार्केट का रोल प्ले करता है। एक एक्सचेंज है या जो जैसे स्टॉक मार्केट है, तो वो यहां पर बायर्स भी हैं, यहां पे सेलर्स भी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो सेलर होता है उसका रिस्क ज्यादा होता है। उसका रिस्क क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसने एक दुकान डाली है किसी भी मार्केट में, उसकी कुछ फिक्स कॉस्ट लगी होगी उसको, प्लस वो सामान लाकर रखता है, रिस्क उठाता है। कल को बायर वहां नहीं भी जाएगा तो सेलर तो बेचारा अपने मार्जिन को मेंटेन कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसका रिस्क क्या होगा? ज्यादा हो गया। ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ बायर क्या है? बायर के जेब में कुछ पैसे हैं, ठीक है, उसके पर्स में कुछ पैसे हैं, मान लो 100 रुपीज है। अगर वो मार्केट में जाता है और मान लो ये 100 रुपए उसके खो जाते हैं, तो दैट इज द ओनली लॉस। वो 100 रुपीज ही तो खो सकता है ना, उसके पास 100 रुपीज ही थे, तो 100 रुपीज ही खो देगा, उससे ज्यादा और क्या खो सकता है वो? तो ऑब्वियसली इसका रिस्क क्या होता है? कम होता है। डेरिवेटिव के कंटेक्स्ट में भी यही बात एप्लीकेबल होती है, दैट बायर हैज लेस रिस्क एंड सेलर हैज मोर रिस्क। वेरी सिंपल। अब ऑप्शंस को हम कैसे समझते हैं या डेरिवेटिव्स को हम कैसे समझते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही लेमैन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक बायर हूं, जहां पर समझ नहीं आएगा प्लीज पूछ लेना आप बीच में ही, ठीक है। मान लो मैं एक बायर हूं और मेरी नजर एक लैंड पे पड़ी जो किसी सेलर को बिलोंग करता है, ठीक है। मेरे को किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि इस लैंड के सामने से ना एक हाईवे बनने वाला है, तो ऑब्वियसली मुझे अभी पता चला कि इस लैंड की प्राइस 40 लाख रुपीस है, और मुझे यह इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इसके आगे एक हाईवे बनने वाला है जो अगले 6 मंथ्स में बन जाएगा, या एटलीस्ट बनना शुरू हो जाएगा अगले 3 मंथ्स में। तो ऑब्वियसली लैंड की जो प्राइस होगी वो क्या होगी? अप्रिशिएट हो जाएगी। तो मुझे यह लगता है कि क्यों ना मैं इस लैंड को खरीद लूं। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक हाईवे बनने वाला, ये तो एक स्पेक्यूलेशन है ना, अभी ये हुआ तो नहीं है ना, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है। होगा या नहीं होगा कौन जानता है? कल को मैं लैंड खरीद लूं और वो हाईवे नहीं बना तो पता चलेगा कि वो मेरे पैसे तो फंस गए। तो इसी वजह से मैं एक आइडिया सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं सेलर को जाकर मिलूं और मैं सेलर को कहूं कि मैं आपके लैंड में इंटरेस्टेड हूं, मैं ये लैंड लेना चाहता हूं, ठीक है। तो सेलर मुझसे क्या कहेगा? सेलर कहेगा ठीक है भाई, तुम 40 लाख दो और लैंड ले लो। लेकिन एज अ बायर मुझे यह भी डर है कि जैसे ही यह खबर फैल जाएगी, जैसे ही यह बात लोगों तक पहुंच जाएगी, इफ द मोर पीपल विल कम टू नो दैट अबाउट दिस हाईवे, दैट, और अगर सेलर को भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो वो एक तो अपनी प्राइस बढ़ा देगा, दूसरा उसके पास नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। मैं 40 में कहूंगा तो सामने वाला कहेगा मैं 45 में ले लेता हूं भाई, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस बायर को डर है, बायर के दिमाग में एक अनसर्टेनिटी है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं, कोई ऐसी गेम बनाऊं कि लैंड भी मेरे पास आ जाए या मेरे पास आने के चांसेस बढ़ जाए उसके, और मुझे ये पूरे पैसे भी ना देने पड़े। तो मैंने क्या किया एज अ बायर, मैं सेलर के पास गया और मैंने कहा सर मैं ये लैंड लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इस लैंड की ना पेमेंट आपको 3 महीने के बाद दूंगा। आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ्स द होल अमाउंट।
ऑफ 40 lakhs. बट राइट नाउ कि आप चूंकि किसी और को ना बेचो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विल डू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं आपको एक अमाउंट दूंगा एज अ टोकन मनी. एज अ टोकन मनी मैं आपको कुछ एडवांस में पे कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि इस लैंड पे मेरा एक हक हो जाए कि ये डील आपके और मेरे बीच में ही होगी. तो मैंने उसको 5 लाख रुपए दे दिए. सेलर ने मुझसे एक बात कही. सेलर कहता है ठीक है, मैं 5 लाख रुपए ले रहा हूं, लैंड मैंने आपको ही देना है और बाकी के पैसे आप मुझे 3 महीने बाद दे देना. लेकिन साथ साथ सेलर मुझे यह भी कह देता है कि अगर अब आप लैंड लेने नहीं आए आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, तो मैं इस 5 लाख रुपए में से 1 रुपया भी आपको वापस नहीं करूंगा. ये 5 लाख रुपए जीरो हो जाएंगे. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ठीक है. तो अब क्या होगा? अब 3 महीने में मुझे पता चल गया कि हाईवे बनना ही नहीं है, कुछ चक्कर चल गया और हाईवे नहीं बनेगा. तो क्या होगा? मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा एज अ बायर? 5 लाख रुपए. मेरे 5 लाख रुपए चले गए. 5 लाख लॉस्ट. तो मैं खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा, आप ये बताओ. दुखी सर. दुखी कैसे? सर मतलब खुश भी हूँ, मेरा 45 लाख तो बच गया. यस, तो मैं एक तरह से खुश हुआ कि जहां मेरे 40 लाख चले जाते और मैं फंस जाता, वहां मेरा 5 लाख रुपए गया. हाईवे बना नहीं, हाईवे बना नहीं तो भैया हमने लैंड लिया नहीं. सेलर भी खुश हो गया. सेलर क्यों खुश हो गया? कि मैं लैंड भी रह गई अपने हाथ में और 5 लाख रुपए भी आ गए. बस अभी जो आपने समझा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्शंस. अगर ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगी तो आप ऑप्शन को कभी नहीं भूलोगे. अब मैं इसी सारे जो बातें मैंने यहां अब बताई है, अब मैं उनको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में डाल देता हूं. ये जो लैंड है ये अंडरलाइंग एसेट है. जो उसका प्राइस आपने डिसाइड किया, ये जो 5 लाख रुपए आपने टोकन मनी दिया था, ये प्रीमियम था. दिस इज कॉल्ड प्रीमियम. एक बायर था, तो बायर क्या पे करता है? बायर पे करता है प्रीमियम. और सेलर क्या देता है आपको? सेलर ने यहां पे क्या दिया था आपको, बता सकते हो? सेलर ने क्या दिया है आपको? गारंटी. हाँ, सेलर ने आपको गारंटी दी. अब इस गारंटी की वैल्यू समझिए आप. 15 दिन बाद अगर सेलर को यह पता चल जाता है कि वहां पर हाईवे बनने वाला है, तो सेलर दुखी होता कि नहीं होता, ये बताओ. क्योंकि वो डील 60 लाख रुपए में हो सकती थी किसी के साथ, लेकिन आपने मुझसे 5 लाख रुपए पकड़ करके आपने वो डील कर ली है. और अगले 3 महीने तक, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी आर इन, आप वो डील तोड़ नहीं सकते. तो सेलर का रिस्क बड़ा है. सेलर ने आपको गारंटी दी, सेलर ने आपको इंश्योरेंस दिया एक तरह का. और ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप ले सकते हो. मैं एग्जाम्पल देता हूं. हम अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं ना? यस और नो? उसका कुछ प्रीमियम देते हैं. मान लो कोई आदमी साल का 12,000 रुपए दे रहा है, महीने का 1,000 रुपए दे रहा है, उसके बदले में 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस लेकर घूम रहा है. तो रिस्क किसका बड़ा है? कंपनी का बड़ा है ना भाई. अगर मुझे कुछ हो गया तो 10 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे. तो कंपनी क्या कहती है?
कोई भी सेलर क्या कहता है? सेलर कहता है भाई अगर तुम्हें इंश्योरेंस चाहिए, अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो गारंटी मुफ्त में नहीं आती भाई। गारंटी के अगेंस्ट में कुछ प्रीमियम तो दो, कुछ एंटी में से माल तो निकालो, कुछ मेरे हिस्से तो आए। फिर आगे अगर डील हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मेरे हिस्से में जो मैं रिस्क ले रहा हूं, अगले 3 महीने तक के लिए आपको गारंटी दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं कुछ तो लूंगा ना। तो वो प्रीमियम ले लेता है बायर से। तो बायर पेज प्रीमियम, सेलर पेज मार्जिन। इस कंसेप्ट को समझ लो। एग्जाम्पल क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है सर, मार्जिन के बारे में फिर से अभी आने लगे हैं। मार्जिन पे तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है कहानी। ध्यान से समझना यार, टेक्निकल है थोड़ा सा, खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा टेक्निकल है जो प्रैक्टिकली इसको नहीं करते। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कभी पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे उस चीज को। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज को लाइव नहीं देखा है। इसलिए मैं कोशिश आपको करूंगा कि मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। ये मैं आपको अभी लेके जाऊंगा प्लेटफॉर्म पे लाइव करके दिखाऊंगा आपको। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। एक टर्म तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वो होता है प्रीमियम, जो कि बायर देता है। दूसरा टर्म होता है इसमें मार्जिन। मार्जिन सेलर देता है। किसको देता है? ब्रोकर को देता है, या कह लो एक तरह से एक्सचेंज को देता है। अब कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। मार्जिन क्या होता है ये समझिए। सेलर का रिस्क बड़ा है, तो अगर कल को सेलर भाग जाए, सेलर कहे भाई मैं नहीं दूंगा जमीन, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अबाइड ही नहीं करता, तो इसका भी तो एश्योरेंस कुछ चाहिए ना। मुझे एज अ बायर, अगर बायर से आप प्रीमियम ले रहे हो तो सेलर से भी तो कुछ लोगे एज ए गारंटी। कल को सेलर भाग गया तो सेलर से आप मार्जिन ले लेते हो, और मार्जिन का अमाउंट अच्छा खासा बड़ा होता है। अगर मैं कहूं कि मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है तो उसके लिए एक टर्म समझा देता हूं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 40 लाख की थी, टोटल अमाउंट कितना जाना था? 40 लाख। तो आपने बायर से तो प्रीमियम ले लिया, और सेलर से आप क्या लोगे? सेलर से आप मार्जिन ले लोगे, और मार्जिन कितना होगा? कम से कम भी मार्जिन अगर एक्सचेंज पकड़ के चलता है तो आप पकड़ लो 10 to 15 से 20% के बीच का मार्जिन होता है। 10 to 20% का मार्जिन होता है ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इन द केस ऑफ स्टॉक्स, अगर मैं स्टॉक्स के कंटेक्स्ट में समझाऊं, जनरली स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख का होता है। जनरली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 5 लाख हो सकता है, किसी का 7 लाख हो सकता है, बट एवरेज 6 लाख होता है। तो अगर आप सेलर हो तो सेलर को कम से कम भी 1.5 लाख का मार्जिन देना पड़ेगा। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का मार्जिन देना पड़ेगा। क्या मार्जिन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? So the seller will deposit that 1 lakh amount to stock exchange. टू ब्रोकर। ब्रोकर क्यों ये आपसे ले रहा है? क्योंकि ब्रोकर तो खुद रिस्क पे है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं, और इस कंसेप्ट को आप हमेशा दिमाग में रखना। हमारा एक्सचेंज कभी लॉस में नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज, जो सेबी की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वो ऐसी बनाई गई है, ब्रोकर चाहे उल्टा टंग जाए, उसके कपड़े उतर जाए, उसकी आप लुंगी खोल लो, लेकिन पैसे दो। डिफॉल्टर कोई हो, मैं डिफॉल्टर हूं, मैं क्लाइंट हूं, डिफॉल्टर मैं हूं। एक्सचेंज को मुझे पकड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक्सचेंज कहता तुम अपने क्लाइंट को आप समझो, मेरा थोड़ी रिस्क है,
मैंने ब्रोकर को रजिस्टर किया है, ब्रोकर को लाइसेंस दिया है, ब्रोकर मुझे अपफ्रंट पैसे पे करेगा। इसी वजह से इंडिया में ब्रोकरिंग कंपनीज का रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पे डिफॉल्टर की कोई कमी नहीं है। एक से एक बड़े डिफॉल्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सर हाँ जी। सर ब्रोकर क्या सर मिडिल मैन होता है? हाँ, ब्रोकर मिडिल मैन हो गया ना। ब्रोकर बेसिकली आपको वो प्लेटफॉर्म, ब्रोकर एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ब्रोकर आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जहां पर बाइंग सेलिंग होती है। और सर Like zero जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज है, एसबीआई सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, फायर्स हैं, सो मेनी। ओके सर। एंड सर डिफॉल्टर? डिफॉल्टर कोई भी हो सकता है, जिसने जिसने जो भाग गया वो डिफॉल्टर है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है। ओके सर। क्या ये तीनों टर्म समझ में आ गए? प्रीमियम, मार्जिन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये 3 टर्म्स क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब होता यह है कि इसमें एक चौथा टर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस स्टॉक का वो प्राइस होता है जिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं सारी गेम को, तब थोड़ा और क्लियर होगा। मैं ना आपको अपने लास्ट मंथ का लॉस बताता हूं, उससे आपको शायद थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। लास्ट मंथ मुझे एक लॉस हुआ था, ऑप्शंस में ही हुआ था। उसी ट्रेड का एग्जांपल यहां पे दे देता हूं आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। रिलायंस लास्ट मंथ मतलब नवंबर में रिलायंस ट्रेड कर रहा था 2657 पे। जब मैंने ट्रेड में एंट्री की थी द प्राइस ऑफ रिलायंस वाज 2657। स्पॉट का प्राइस है। स्पॉट मतलब जो रिलायंस का एक्चुअल प्राइस चल रहा है, जिस पर ट्रेड हो रहा है एक्सचेंज में ऑन एनएससी। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आप लास्ट ट्रेड कह लो या करंट ट्रेडेड प्राइस, मार्केट के लाइव प्राइस बता रहा हूं आपको। जब मैंने ट्रेड लिया था तब प्राइस ये था। मैंने एक स्पेक्यूलेशन की रिलायंस के चार्ट को देखकर कि रिलायंस मुझे नवंबर के महीने में 2600 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता। देखिए ट्रेड में एंट्री होती कैसे है, ऑप्शन की शुरुआत कैसे होती है। मुझे ऐसा लगा बेस्ड ऑन द चार्ट दैट रिलायंस विल नॉट गो बिलो 2600 इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो मैंने क्या किया, एक स्पेक्यूलेशन बनाने के बाद एक ट्रेड लिया। मैंने जब ट्रेड लिया होगा उसी टाइम पे कोई बायर भी होगा, मैं सेलर था इस ट्रेड में, आई वॉज द सेलर, मुझे मार्जिन देना था। बट एट द सेम टाइम कोई बायर ऐसा भी होगा जो ये सोच रहा होगा कि रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, ये 2600 से नीचे आ सकता है। पॉसिबिलिटी है या नहीं? यस सर। है ना। जब मैं ये सोच रहा हूं कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, कोई ये भी तो सोच रहा होगा कि इसके नीचे चला जाएगा। यस सर। मतलब वो सर फार्मर एंड इंडस्ट्री के बीच में जो होता है, फार्मर सोचता है इसका प्राइस गिर सकता है और फैक्ट्री सोचता है इसका प्राइस बढ़ सकता है, ऐसे कोई भी ट्रेड स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर होता है, ये समझ के चलो आप। मुझे लगता है कि भाव बढ़ेगा, किसी को लगता है गिरेगा, तभी तो कोई बायर है कोई सेलर है। यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड बनाया जिसमें मैंने कहा भाई मैं 2600 के नीचे प्राइस जाता हुआ नहीं देखता, तुम मुझे प्रीमियम दो। अगर तुम्हें जाता हुआ दिख रहा है ना तो मुझे प्रीमियम दे दो। तो बायर ने मुझे 75 रुपए प्रीमियम दे दिया। ध्यान से समझना, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, और ये लॉस वाला एग्जाम्पल है तो दिल के काफी करीब है। ठीक है।
तो 2600 क्या यहां पर अब 2600 पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस क्या चल रहा था? 2650 2657 और हमने कॉन्ट्रैक्ट किस पे किया है? 2600 तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज स्ट्राइक प्राइस। जिस टाइम पर मैं 2600 के लिए कर रहा हूंगा, कोई 2500 के लिए कर रहा होगा, कोई 2400 के लिए कर रहा होगा। समझ रहे हो बात को? तो स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया, स्ट्राइक प्राइस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। Yes, sir. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछें। इज इट क्लियर? अर्चना, सोनिया, क्लियर है? Sir, हाँ जी। I have a question. Yeah. If the buyer thinks that the price will come below 2600, so why he will be willing to buy it at that price? Like the price may fall afterwards also. नहीं, तभी तो वो कह रहा है ना, उसको पता है कि प्राइस गिरने वाला है, उसको ऐसा लग रहा है, तो उसने प्रीमियम दे तो दिया आपको 75 रुपीज। Yes, I He- mean he is willing to buy at a future date. He is willing to buy Reliance at a lower price on a future date. Okay, okay. He is expecting it to come below 2600 and that too at a premium of 75 rupees. 75 का प्रीमियम का मतलब हो गया he is expecting the price to come to 2225. Okay, sir. तो मैं तो सेलर था, मैंने सोचा यार प्रीमियम अच्छा दे रहा है, 75 रुपीज प्रीमियम दे रहा है, 75 तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, अभी तो शेयर 2657 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा लॉस तो तब शुरू होगा जब शेयर का प्राइस 25 के नीचे चला जाएगा, तब मुझे लॉस होगा। Got it. Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो पॉइंट अभी मैंने बताया, मेरा लॉस कब शुरू होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 26 पे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है और 26 के ऊपर मैंने उससे 75 रुपए लिए भी हुए। मैंने कहा तू पहले प्रीमियम दे भाई, तू कहां चला है? एज अ सेलर मैंने रिस्क ज्यादा लिया है, तो तुम मेरे को पहले प्रीमियम दे। तो उसने मुझे 75 रुपए दे दिए, मैंने 75 रुपए रख लिए, मेरे ब्रोकर ने मेरे को 75 रुपए क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में, तो मैं सेफ हो गया टिल 2525। If the price will go below 2525 in November, then the risk will begin. तब मैं लूज करना शुरू करूंगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हुआ क्या इस ट्रेड में, उसकी बात करते हैं, साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी समझाता जाऊंगा। तो अभी हमने बात कर लिया प्रीमियम क्या होता है, हमने बात कर लिया मार्जिन क्या होता है, हमने बात कर लिया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, हमने बात कर लिया स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब यहां पे एक और चीज समझनी होती है जिसको हम कहते हैं एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। और ये तीनों ही चीजें स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड होती हैं। अगर शेयर का प्राइस 2657 चल रहा है और मैं बिल्कुल इसी के आसपास 2650 का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, बिल्कुल पास या बिल्कुल सेम प्राइस पर, तो दिस इज कॉल्ड एट द मनी। ठीक है, जितने का प्राइस चल रहा है इससे ऊपर की डील कर लूं, 2700 का कर लूं, मुझे लगता है प्राइस 2700 के ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसा कहता हूं, मैं कहता हूं यार 2700 की डील कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी 2700 तो आया नहीं है ना, तो दिस इज आउट ऑफ द मनी। और 2600 पे हमने डील किया तो वो हो गया इन द मनी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2600 को तो क्रॉस कर चुका है।
समझ आई बात? Yes, sir. अब यहां पर आप देखो, दो तरह के व्यूज होते हैं. बायर का व्यू क्या था? बियरिश. बायर क्या समझ कर चल रहा था? प्राइस गिरेगा, यही समझ के चल रहा था ना. और मैं जो कि सेलर हूं, सेलर का व्यू क्या था? बुलिश. ये पॉइंट क्लियर हुआ जो अभी बताया मैंने? Yes, sir. बायर का व्यू क्या है? बायर का व्यू है कि भाई शेयर का प्राइस गिरेगा. मेरा व्यू क्या है? शेयर का प्राइस गिरेगा नहीं. तो मैं तो बुलिश हूं. मेरे को तो लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा. तभी तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मेरे को इसके नीचे आता हुआ दिखता नहीं है, तो आई एम बुलिश. बायर को लगता है कि गिरेगा, इसलिए वो बियरिश है. अब बियरिश और बुलिश के हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं. वन इज कॉल्ड कॉल, वन इज कॉल्ड पुट. और इसी के साथ दो वर्ड्स जुड़े होते हैं. वन इज कॉल्ड लॉन्ग, वन इज कॉल्ड शॉर्ट. जब भी मैं कहता हूं कि मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूं, तो उसका मतलब होता है मैं बायर, बाइंग साइड पे हूं. आई एम अ बायर. अगर मैं कहता हूं मैं शॉर्ट पोजीशन कर रहा हूं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तो मैं सेल कर रहा हूं. तो बेसिकली लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल. क्लियर हो गया? Right. अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे यहां पर, कॉल और पुट. अब अगर मैं बुलिश हूं, अगर मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं कॉल को बाय कर सकता हूं. आई कैन बाय अ कॉल. और अगर मेरा व्यू बियरिश है, तो मैं पुट को बाय कर सकता हूं. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट. सर ये क्लियर नहीं हुआ, कॉल और पुट वाला जो अभी आपने बताया. ये इंस्ट्रूमेंट है. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बुलिश हूं, मतलब मुझे लग रहा है कि भाई प्राइस जो है वो 2700 चला जाएगा रिलायंस का, तो मैं उसकी 2700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लूंगा. जो 2700 का कॉल का प्राइस चल रहा होगा उसका प्रीमियम पे कर दूंगा. मैं बायर हूं, तो मैं बायर प्रीमियम पे करके खरीद लूंगा. और अगर वो 2700 के ऊपर निकल गया तो मेरी तो चांदी हो गई. Means call buyer expects that price will go up. Yes, He will he is have bullish. the right to buy. ही इज बुलिश. बायर कॉल अगर वो बाय करके चल रहा है, वो तो वो लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, वो बुलिश है. ही इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप. Buying a call means he will have the right to buy in a future date, right? हाँ, इन अ फ्यूचर डेट. Okay. यस, ठीक है. ऑन द अदर साइड, And in case he dishonors the contract, that means he will not buy and the premium will be lost. प्रीमियम तो चला जाएगा. यस, प्रीमियम अगर स्ट्राइक प्राइस क्रॉस नहीं हुआ तो वैसे भी प्रीमियम चला जाएगा. और अगर स्ट्राइक प्राइस क्रॉस कर गया तो जो क्लोजिंग प्राइस होगी, ध्यान से समझेंगे, नवंबर सीरीज की, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो नवंबर की सीरीज जब भी खत्म होगी, सीरीज जो होती है वो लास्ट थर्सडे को एंड होती है. मंथ का लास्ट थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी होता है हर कॉन्ट्रैक्ट का. तो नवंबर की सारी सीरीज जो है वो लास्ट थर्सडे को खत्म हो जाएगी. तो लास्ट थर्सडे को जब वो खत्म होगी, तो जो शेयर का प्राइस होगा उस टाइम पे वो डिटरमाइन करेगा कि भाई कॉल का प्रीमियम क्या बचा, पुट का प्रीमियम क्या बचा, बायर को फायदा हुआ या सेलर को फायदा हुआ, वो आखिरी दिन पे पता चल जाएगा. Okay. अब क्लियर हुआ ये पॉइंट? इफ आई एम बुलिश ऑन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, आई विल बाय अ कॉल. इफ आई एम बायर,
अभी मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। और बायर को क्या बेनिफिट होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बायर क्या पे करता है? सिर्फ प्रीमियम पे करता है। क्या पे करता है? ओनली प्रीमियम। तो उसका रिस्क छोटा रिस्क है, बहुत छोटा रिस्क है। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, got it. और अगर मैं बियरिश हूं, मतलब मुझे ये लग रहा है कि भाई स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं 26, मुझे लग रहा है 2600 के नीचे चला जाएगा, तो यहां पर यहां पर इसने क्या किया था? ये जो बायर था जिसने मुझे 75 रुपीज दिए थे, ये तो क्या कर रहा था? ये इसने पुट बाय की ना, इसने पुट बाय की। Because he is being bearish. He was bearish. He bought a put of November at 75 rupees with an expectation the price will fall. I don't know what made him believe. जैसे मैंने चार्ट देखा, उसने पता नहीं क्या देखा, मुझे नहीं पता। उसने भी उसका चार्ट देखा हो या उसको कोई खबर पता हो, आई डोंट नो। उसको लगा भाई प्राइस गिरेगा, तो उसने क्या किया भाई, कहा भाई मैं प्रीमियम देता हूं 75 रुपए, लेकिन मैं बायर हूं। तो मैं किस चीज का बायर हूं? मैं पुट का बायर हूं, क्योंकि मैं बियरिश हूं, तो वो पुट का बायर है। तो बायर के पास दो ऑप्शन है। इफ ही इज बुलिश ही विल बाय अ कॉल, इफ इज बियरिश ही विल बाय अ पुट। सिंपल। अब क्लियर हुआ सोनिया, अर्चना, जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था मुझसे? सर तो हम ये बायर के पर्सपेक्टिव से डिसाइड करेंगे कि कॉल है या पुट है, कि वो एंटिसिपेट कर रहा है वेदर इट्स बुलिश या बेरिश। तो बायर के अर्चना, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो स्टॉक का प्राइस है, किसी भी चीज का भाव है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में दाम बढ़ सकता है, तो अगर मैं बुलिश साइड पे हूं तो मैं कॉल खरीद लूंगा। अगर मैं बियरिश साइड पे हूं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इसका प्राइस गिर जाएगा, इस महीने, अगले महीने, जो भी महीने, जिस महीने के कॉन्ट्रैक्ट में मैं जा रहा हूं, तो उस महीने के हिसाब से मैं पुट खरीद लूंगा। तो बायर के पास सिंपल दो चॉइसेस होती है, या तो वो कॉल बाय कर लेगा या तो वो पुट बाय कर लेगा। ओके सर। इसमें कोई डाउट है? बायर के पर्सपेक्टिव से गेम क्लियर हो गई? Yes, sir. समझने में मुश्किल हो रही है? होती है थोड़ी यार मुश्किल तो। बट मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये लाइव दिखाऊंगा आपको। अभी 1 मिनट के लिए बस मैं चाह रहा हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए बिफोर वी गेट इनटू सम प्रैक्टिकल पार्ट। तो कॉल बाय कर ली, और कॉल बाय कर ली मैंने इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ेगा। इस वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो मेरे साथ घटा था, उसमें भी कोई बायर था। उस बायर को लगा प्राइस गिरेगा, तो उसने प्राइस बाय कर ली। बाय कर लिया तो 75 रुपीज मेरे को प्रीमियम दे दिया, क्योंकि मैं सेलर हूं। तो अभी हमने सिर्फ बायर के पर्सपेक्टिव से बात किया, अब हम सेलर की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि सेलर क्या कर सकता है। ये वाला बायर का पर्सपेक्टिव था, ऊपर जो हमने बात की, दिस इज बायर। अब सेलर। तो सेलर क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो कॉल को, अगर वो बुलिश है, सॉरी, अगर वो बुलिश है तो वो पुट को सेल करेगा, अपोजिट करेगा। और अगर वो बियरिश है तो वो कॉल को सेल करेगा। ये क्रिस क्रॉस बनता है, ये देखो, ये क्रिस क्रॉस है। समझ आया या कंफ्यूजन है? So, is there any reason that these things are called call and put? Like any definition wise कोई मैटर है इसके साथ कि इसको कॉल बोलना चाहिए, इसको पुट? पता नहीं यार, थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ नाम रखा गया है तो कुछ होगा लॉजिक इसके पीछे, देख के बताऊंगा यार। ओके। सर ये
सेल वाले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मैं आपको ना बियरिश और बुलिश के हिसाब से समझाता हूं। ये देखो, अगर आप बुल हो, बुल मतलब शेयर का प्राइस ऊपर, तो आप या तो कॉल बाय करोगे या तो आप पुट सेल करोगे। बायर जो है वो बाय कर लेगा, सेलर जो है वो सेल कर देगा। अगर आप बियरिश हो, मतलब आपको लग रहा है प्राइस नीचे आएगा, तो या तो आप पुट को बाय कर लोगे या तो आप कॉल को सेल कर दोगे। ये जो मैंने लिखा है ना, बस इसको नोट कर लो। ये यही गेम है। इतनी सी गेम अगर आपने समझ ली तो बस समझ लो गेम समझ में आ गई। हेलो सर। हाँ जी। सर यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी हाँ हाँ कि एक ही मतलब इंस्ट्रूमेंट पे या डेरिवेटिव पे हाँ हाँ। ये इंटरचेंज कैसे होगी, मतलब नेचर के हिसाब से नहीं, कि कोई बुल होगा ना, क्योंकि मैं सेलर हूं। अब जैसे उस रिलायंस वाले एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, वहां पर मैं क्या था? मैं सेलर था ना, जी सर। लेकिन मेरी पोजीशन क्या थी? बुलिश थी। मैंने क्या कहा? 2600 के नीचे नहीं आएगा। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा? आप देखो, इसके इस चार्ट के हिसाब से देख के बताओ मैं क्या करूंगा। पुट कर दोगे? मैं पुट सेल करूंगा। आई एम अ सेलर। हाँ जी। तो आई विल सेल द पुट बिकॉज आई एम बुलिश। तो इफ माई व्यू इज बुलिश, आई हैव टू ऑप्शंस। या तो मैं बायर बन सकता हूं या मैं सेलर बन सकता हूं। तो अगर मैं सेलर बन रहा हूं तो मैं पुट को सेल करूंगा, अगर मैं बायर बन रहा हूं तो मैं कॉल खरीद लूंगा। ओके सर। अब एक सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए, आप वो सवाल पूछो। मेरे दिमाग में तो आ गया, आपके दिमाग में भी आया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब मैं ही इसी चीज में मैं बेरिश मोड के साथ आता हूँ, हाँ, बेरिश में आ जाओ। है ना? आप बुलिश हो और मैं बेरिश हूँ, ठीक है। आपने कहा कि नहीं जाएगा और मैं कह रहा हूँ कि वो जाएगा। तो पुट बाय कर लो। बायर हो तो बाय कर लो, वरना अगर लग रहा है तो कॉल सेल कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। Sir, when the when the other person that was bearish and he bought the put option, यस। so then if he were to like sell and if he didn't have those shares, could he opt for call option? हाँ, he can opt for that option because the broker will do on his behalf. Okay, okay. He आप will like हाँ, वो give ब्रोकर the कर देगा। credit to वो the आपको वो ब्रोकर को वो आपको फैसिलिटी देता है ये चीज कि वो आपके पास जो चीज नहीं भी है उसको आप बाय और सेल कर सकते हो। okay, okay. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कहानी को एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, सारी बातें घूम कर आ गई। मेरा व्यू क्या है? इफ आई एम बुलिश और इफ आई एम बेरिश। मार्केट इसी दो व्यू पॉइंट से चलता है, या तो आप बुलिश हो या आप बेरिश हो। अगर मैं बुलिश हूं तो मैं कॉल को बाय कर सकता हूं, मैं बायर हूं तो, और अगर मैं सेलर हूं तो मैं पुट सेल कर दूंगा। सिंपल। अगर मैं बियरिश हूं, मुझे लगता है शेयर गिर सकता है, तो मैं पुट को बाय कर लूंगा और या फिर मैं कॉल सेल कर दूंगा। मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ। आपने इतनी सारी बातें सुन ली, हम सबको ये पता है कि बायर क्या दे रहा है, बायर क्या पे करता है? Premium. प्रीमियम। और सेलर क्या देता है? मार्जिन। ज्यादा क्या बड़ा है? रिस्क किसमें ज्यादा है? Margin is larger. ठीक है ना? तो रिस्क किसका बड़ा है? सेलर का रिस्क बड़ा है ना? Yes, sir. तो मैं सेलर बनूंगा ही क्यों? ये सवाल होना चाहिए था ना, कि जब सेलर का रिस्क बड़ा है और दोनों धंधा एक जैसा ही है, कॉल बाय करो या पुट सेल करो, एक जैसी बातें हैं, दोनों एक ही व्यू पॉइंट को डिफाइन करती हैं, तो फिर मैं सेलर बनूंगा ही क्यों? सेलर का रिस्क तो बड़ा है भाई, वो तो मार्जिन भी दे रहा है। और कल को अगर वो इन द मनी हो जाएगी गेम, तो वो तो सेलर की तो गर्दन पकड़ लेगा ब्रोकर। सर रिटर्न बड़ा होगा ना फिर इसका, उसी कॉन्सेप्ट पे। रिटर्न इसका बड़ा नहीं होता, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो होती है ना, वो हाई होती है। ओके।
इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इज अ सेलर्स मार्केट। यहां पर पैसा सेलर बनाता है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बताऊं ना आपको, अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे, जो डाटा बताता है कि अगर आप 10 बार ट्रेड करोगे तो बायर 3 बार जीतता है, सेलर 7 बार जीतता है। So is this just your statistics or is there any? Yes, it is the statistics. It is the statistics which clearly shows that only 33% of chance the buyer will win and 66% chance the seller will win. और इसी वजह से मार्केट को हमेशा ये कहा जाता है कि ये पैसों वालों का धंधा है, यहां गरीब आदमी पैसा बना ले बहुत मुश्किल काम है। यहां पर तो सेलर, जो बड़ा प्लेयर है, सेलर है, जिसके जेब में माल है, वो पैसा बनाता है। जो बेचारा बायर होता है उसके तो पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि वो तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ही देख लो उसकी कितनी लो है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछो जो मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। सर जो सेलर होगा तो उसने भी पहले बाय तो किया ही होगा ना? नहीं, वो तो बाय बाद में करेगा ना, अभी तो उसने सेल किया है, बाद में वो नीचे के रेटों में बाय कर लेगा। अभी तो उसने सेल किया हुआ है ना अपनी पोजीशन। सर अगर बायर को पता है कि विनिंग के चांसेस इतने कम है तो वो भी क्यों ट्रेड कर रहा है? ये किसने पूछा ये क्वेश्चन? ये क्या नाम है बच्चे आपका? अनन्या। अनन्या, वेरी गुड। बस यही क्वेश्चन था मेरा भी, कि अगर मुझे पहले ही पता है कि भाई मैं 30% बारी जीतूंगा तो मैं बायर बनूंगा ही क्यों? Sir, because with minimizing his risk, he can gain a lot of return. अब यहां आती है ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, कोई भी मार्केट चलती है सिर्फ दो चीज के ऊपर, वो होता है ग्रीड और फियर। Right. वो लालच में आ जाएगा। बायर को लगता है, किसी का माइक ना रेजोनेट कर रहा है, एक बार आप प्लीज माइक बंद कर लें, जिसका भी कर रहा है ना। हाँ जी। तो ग्रीड जो है वो बायर को मार्केट में ले आती है। ग्रीड उसको मार्केट में खींच कर ले आता है। उसको लगता है कि यार अगर मैं आपको बोलूं कि 5 रुपए के बदले में 50 रुपए बन जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे यार 5 रुपए ही तो देने हैं, किस्मत आजमा ही लेते हैं, क्या पता 50 बन ही जाए। It's just like lottery tickets. जस्ट लाइक लॉटरी टिकट। बायर मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको सच बता रहा हूं, पिछले 1.5-2 साल में बायर की गिनती मार्केट में एन नंबर से बढ़ी है। क्यों बढ़ी? इसीलिए क्योंकि हर आदमी को लगा कि यार इजी मनी है। स्टूडेंट जैसी कम्युनिटी मार्केट में आ गई, जिसके जेब में 50,000 रुपया होगा, पापा से लिया, किसी से लिया, दोस्त से लिया, 10,000 15,000 रुपए लेकर मार्केट में उतर आया। अब वो क्या सोच रहा है कि भाई 5 रुपए दे रहा हूं, 50 बन जाएगा, होगा क्या, 5 रुपए चले जाएंगे। फिर उसको लगेगा कोई बात नहीं, इस बार चला गया ना, मैं फिर आ जाता हूं 5 रुपए लेकर। ऐसे 5-5 करके वो अपना कैपिटल गंवाता जा रहा है। क्योंकि होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। मार्केट ना मतलब कहते हैं ना कि आपको आपका होप नहीं तोड़ने देती, जल्दी नहीं तोड़ती आपका होप। मतलब आप एक बार 5 दोगे ना, 5 का 10 हो जाएगा। आपको लगेगा अरे वाह यार 5 का 10 हो गया, तो आप फिर आ जाओगे मार्केट में 5 रुपए लेकर। फिर क्या होगा, अगली बार 5 चला गया, फिर अगली बार आया फिर 5 चला गया, तो ये 10 तो खत्म हो गया। फिर आप अपने कैपिटल से प्ले करोगे, फिर अगली बार फिर 5 चला गया। तो बायर के पास एक होप ऑफ विनिंग है, और वो होप ऑफ विनिंग उसको मार्केट में बनाए रखता है कि यार मैं 30% जो मेरा चांस है ना, जब गेम मेरे फेवर में जाएगी तो मैं मेला लूट लूंगा। वो ये सोचता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, और ऐसा होता भी है। नवंबर वाले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में मैं सेलर था और कोई बायर होगा,
तो अगर मैं लूज कर रहा हूं तो किसी ना किसी ने तो मेला लूट लिया उस महीने में। Right. अब पॉइंट क्लियर हुआ कि बायर और सेलर कोई क्यों बनता है। सेलर इसलिए बनते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। सेलर बेसिकली वो लोग होते हैं जो इसको बिजनेस की तरह देखते हैं। दे आर मैच्योर्ड पीपल, दे आर नॉट फुलिश पीपल। सेलर जो है दिमाग को धंधे, इसको ना धंधे की तरह देखता है। वो कहता है भाई कोई चीज सस्ते रेट पे पकड़ लेंगे, वो ये सोचकर करता है इस धंधे को। और जो बायर है वो स्पेक्यूलेशन गेम खेलता है। वो कहता है यार, अब इसमें कुछ परसेंट लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी लोग ऐसे ही हैं स्पेक्यूलेशन वाले, कुछ लोग ऐसे हैं हु आर स्मार्ट इनफ, उनके पास कैपिटल कम भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इनटू मार्केट और देयर एक्सपीरियंस और देयर नॉलेज ऑफ टेक्निकल स्किल्स, एज अ बायर भी वो अच्छा पैसा बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बायर पैसा नहीं बनाता। बायर को जब लॉटरी लगती है तो बायर का बम्पर लॉटरी लगता है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब बायर की लॉटरी लग जाए ना तो बायर की बम्पर लॉटरी लगती है। ये 5 रुपए की चीज ना 50,000 भी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं, इन द केस ऑफ बायर। बट होगी वो 30% बारी। और उसमें भी एक सवाल यह उठता है कि क्या आप 5 रुपए की चीज का 50,000 तक होने का इंतजार कर पाओगे? इतना पेशेंस है आपके अंदर? लोग तो 5 का 8 होता है निकल जाते हैं, कहते हैं यार 5 का 8 हो गया और क्या चाहिए, बहुत होगा तो 5 का 50, 5 के 20 तक का वेट करेंगे, उसके बाद वाले 5 के 50 तक का वेट करेंगे। बहुत लगा लो, कोई बहुत पेशेंस वाला है तो 5 के 100 तक का वेट कर लेगा। बहुत कम लोग, गिने पॉइंट 0.0001% लोग होंगे जो उसके 50,000 तक होने तक का इंतजार करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। So because the profit can be turned into loss also in the next second. हाँ, दिस कैन बी पॉसिबल विद बायर। बायर के साथ रिस्क बहुत हाई है, सेलर के साथ भी रिस्क बहुत हाई है। सेलर का तो लॉस ही अनलिमिटेड है, तो सेलर के पास भी रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन सेलर को क्या बचाता है, उसको कहते हैं ये सेलर अपने लॉस को पैसे से बचा लेता है। अब यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। अगर ओवरडोज हो रहा है तो वो भी बताएं। हाँ सर, ओवरडोज हो गया। ओवरडोज हो गया, हम्म, फिर ऐसा करते हैं, बस मैं वो एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं लास्ट जो हम कर रहे थे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसी और दिन, ओके सर। क्योंकि हम वहां तक पहुंच गए। अब आप देखो हुआ क्या था, प्राइस वॉज 2657, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बायर और सेलर के बीच में। सेलर मैं हूं, अमित सेलर है। मैंने कहा 2600 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, मतलब आई वॉज बुलिश। तो बुलिश में मेरे पास क्या ऑप्शन था, पुट सेल करने का, तो मैंने पुट सेल कर दिया। ये बंदा बियरिश था, इसको लगा 2600 के नीचे प्राइस आ सकता है, इसका बियरिश व्यू है, तो इसने पुट बाय कर ली। इसने उस बाय के अगेंस्ट में मुझे कितने रुपए दे दिए, 75 रुपीज दे दिए। अब सिर्फ एक टर्म और रह गया, जिस टर्म को मैं यहां पे समझा दूं, जिसको हम लॉट साइज कहते हैं। ये जो ऑप्शंस का काम होता है ना, ये एक शेयर में नहीं होता। मतलब हम 1 शेयर का कोई ऐसे नहीं कर सकते। इसका ना ऑलरेडी एक्सचेंज ने एक लॉट बनाया हुआ है हर शेयर का। जैसे रिलायंस का लॉट 250 शेयर्स का है, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हो रहा है वो कितने शेयरों के लिए हो रहा है, 250 शेयर्स के लिए हो रहा है। तो उसने मुझे कितने पैसे दिए, 250 इंटू 75, 75। इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना उसने मुझे दे दिया है।
इस वाले ट्रेड में मुझे बहुत लॉस हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। बायर की तो लॉटरी लग गई थी। It was one of his 30%. आपको पता है नवंबर के सीरीज में रिलायंस का प्राइस कहां क्लोज हुआ था? On the last day of November, last Thursday of November, the price of Reliance was 2350. अब आप अंदाजा लगा लो कि 75 रुपए का प्रीमियम कितना रुपए हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ जी हाँ जी, पूछे पूछे क्वेश्चन पूछे। आपका लॉस कितना होगा? 2657 प्लस 75 जो प्रीमियम हुआ। आप 2525 से इसको माइनस कर दो, जितनी वैल्यू आएगी उतना इंटू 250 रुपीज, वो मेरा लॉस होगा। और सर फिर आपने सेल कर दिया कि वो मतलब आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप करना चाहते हैं कि नहीं? वो आपके पास एक चॉइस होती है, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे कि सेलर के राइट्स क्या होते हैं, बायर के राइट्स क्या होते हैं। अभी हम उधर की तरफ नहीं गए, बट आप अंदाजा लगा लो कि लॉस क्या हुआ होगा। लॉस मैंने आपको बता ही दिया। Sir, can we see the trade screen? I mean, where the transaction लास्ट is placed? मंथ का ट्रेड फिर वो मेरे को अपने पीएनएल से दिखाना पड़ेगा, आपको दिखा दूंगा मैं कहाँ मैंने लॉस बुक किया था। मैंने 2350 पे लॉस बुक किया था, मैंने आपको बता दिया। मैं दिखा दूंगा आपको पीएनएल के, मेरे पीएनएल में पड़ा होगा मैंने कितने पे सेल किया था, कितने पे बाय किया था। नहीं सर, अभी आप कह रहे थे ना एग्जांपल के थ्रू स्क्रीन पे ले जाके, अब क्या नहीं इतने सारे क्वेश्चंस आए दिमाग में। अच्छा, वो आप लाइव देखना चाहते हो, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जी, वो पजल Yes, sir. Yes, sir. चलो वो दिखा देते हैं आपको। मैं आपको अपने ना ऑब्स्ट्रा के अकाउंट से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आप ये देखो, यहाँ पे आप डालो कोई भी शेयर। ये रिलायंस डाला मैंने। अब रिलायंस में आप ऑप्शंस में चले जाओ, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो कि कौन कौन से मंथ में ट्रेड हो रहा है। अभी जनवरी में हो रहा है, फेब में हो रहा है, मार्च में हो रहा है। जनरली जिस मंथ में हम चल रहे होते हैं उसके 2 महीने आगे तक ट्रेड हो सकता है। मतलब हम जनवरी में चल रहे हैं तो हम मार्च तक ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही जनवरी का मंथ खत्म होगा, अप्रैल का मंथ शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब जनवरी का ट्रेड चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है रिलायंस का। ऑप्शन पहले मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो। मेरे ख्याल से शेयर का प्राइस चल रहा है 2539 रुपए। तो लेट्स चूज अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ, मुझे लगता है कि इस अगले 15 दिनों के अंदर शेयर का प्राइस 2600 चला जाएगा। तो मैं कॉल बायर बनता हूं यार 2600 का। अब 2600 का कॉल बाय अगर मैं करता हूं एक लॉट मतलब 250 क्वांटिटी, तो उसका प्राइस देखो क्या चल रहा है, 29.35 पैसा। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। ये दिख रहा है आपको 29.35। This is per share premium, right? दिस इज कॉल्ड, हाँ। अब इसको मैं इस पोजीशन को ऐड कर लेता हूं, आप ग्राफ देख पाओगे। ये देखो नीचे ग्राफ आ गया, दिख रहा है? अब आप ग्राफ देखो। अब अगर ये शेयर Yes. 26 एक्सपायरी डे पे, मतलब जो 27 की एक्सपायरी है इसकी, अगर उस दिन पर ये अपने प्रीमियम को ऐड करके ऊपर निकल गया, मतलब 2600 तो प्राइस ही है, स्ट्राइक प्राइस है, और उसके ऊपर प्रीमियम कितना दिया है आपने, 30 रुपीज। तो 30 के ऊपर ये जितना जाता जाएगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। दिख रहा है? मान लीजिए शेयर का प्राइस क्लोज करता है 2812 रुपए पे, तो आपको मिल जाएंगे 44,600 समथिंग रुपीज। और अगर मान लो शेयर का प्राइस
हो जाता है 2664, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 9412। और आपका लॉस क्या है? अगर वो प्राइस नहीं गया ऊपर, 2630 को क्रॉस नहीं किया, तो एक्सपायरी वाले दिन पर आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपका लॉस जो होगा वो कितना होगा? 7338। वो 73838 वही प्रीमियम है जो आपने पे किया है। अब आप खुद सोचो, गेम कितनी सिंपल है। एक बायर क्या सोच रहा है? बायर सोच रहा है यार 7000 रुपए देने हैं, अगर ये गेम मेरे फेवर में चली गई, अगर ये शेयर 2650 हो गया, 2700 हो गया, तो मेरी तो लॉटरी निकल आई, क्योंकि 2700 पे मेरे को कितना का फायदा होगा? ये आ गए 2700, जैसे ये रहा 2700 के आसपास देख लेते हैं। ये देखो 2701 पर मेरा प्रॉफिट होगा 17,912। 17,912 रुपए 7,000 रुपए लगाकर 17,000 रुपए मिल जाएंगे अगले 12 दिनों में। 250% प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ? बायर सोच रहा है यार बायर की तो लॉटरी। अब इसी चार्ट को हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। ये बायर वाला पर्सपेक्टिव दिख गया? यस सर। बायर समझ में आ गया? बायर का पर्सपेक्टिव समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया? यस सर। अब सेलर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। अब सेलर क्या करेगा? अगर उसे लग रहा है कि यार प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा? वो पुट सेल कर देगा। तो 2500 की एक पुट बेच देते हैं नीचे की। 2500 की मैं एक पुट सेल कर देता हूं एज विद अ बुलिश व्यू। और अगर मेरा भी व्यू बियरिश ही है और मुझे लग रहा है कि वो 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं उसकी कॉल सेल कर देता हूं। उसने बाई की थी, मैं सेल कर देता हूं। तो ऐसा करते हैं 2600 की सेल कर देते हैं यार। ये लो सेल कर दिया, प्रीमियम तो सेम ही रहेगा। अब सेल कर रहा हूं मैं, तो इसकी भी पोजीशन ऐड कर देते हैं, पुरानी वाली को डिलीट कर देते हैं। एक मिनट। अब आप देखो चार्ट क्या बन रहा है। देखो जरा चार्ट। अगर तो प्राइस 2630 के ऊपर नहीं गया, तो 7,330 रुपए मेरे जेब में। लेकिन जैसे ही प्राइस 2630 के ऊपर निकलेगा, विथ एवरी रुपी, एवरी 1 रुपी ऑफ मूवमेंट इन शेयर, आई विल लूज 250 रुपीज। और अगर शेयर कहीं अनलिमिटेड प्राइस तक भाग गया, मान लो 3000 चला गया, तो मैं लुट जाऊंगा। सिंपल। ये देखो, ये 3000 का भाव है जी, मेरा लॉस हो जाएगा जी 90,000 रुपए, 94-95,000 रुपए का लॉस होगा। अब आप खुद सोचो, बायर का रिस्क 7,000 रुपए है और मेरा रिस्क एज अ सेलर अनलिमिटेड। शेयर जितना भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा, लोग, मतलब आप अंदाजा नहीं लगाते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अक्टूबर के महीने में टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा था 350 रुपए। ध्यान से सुनना ये एग्जांपल। कोई भी आदमी जब स्पेक्यूलेट करता है ना एज अ कॉल सेलर, उसको लगेगा यार 350 का भाव है तो 380 के ऊपर नहीं जाएगा, 400 के ऊपर नहीं जाएगा। बहुत दूर वाला सोचेगा 420 के ऊपर नहीं जाएगा। शेयर में कोई अच्छी खबर आई, शेयर एक ही दिन में 85 रुपए भाग गया और उस मंथ में शेयर की क्लोजिंग 520 की थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, 420 की भी कॉल किसी ने बेची होगी और शेयर का प्राइस 520 हो गया, तो पहले तो 100 रुपए डूब गए आपके, वो 100 रुपए तो गए। और लॉट साइज पता है कितना है? 2850 शेयर का एक लॉट है, तो 2850 इंटू 100, इतना लॉस खाया आपने। सो ये कौन सा मंथ का था? अक्टूबर? अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर या सितंबर में। टाटा मोटर्स में दिन था मेरा, 2 दिन पहले ही मेरा मतलब जो होल्डिंग्स था मैंने खाली कर दिया और अफसोस कर रहा था। चलो, अफसोस तो मार्केट का एक बहुत ही, कहते हैं ना, नेचुरल नियम है। हर आदमी बेचारा, प्रॉफिट वाला भी लॉस अफसोस करता है और लॉस वाला भी अफसोस ही करता है। हाँ जी, इसीलिए एक बहुत
अच्छी सलाह मेरी रहती है हमेशा कि सेलर बनने से पहले, क्योंकि सेलर का विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, लोगों को लगता है यार सेलर बनना आसान है। जब सेलर हारता है ना तो वो हारता ही नहीं है, उसके घर बार सब बिक जाते हैं अगर वो अपनी औकात में काम नहीं कर रहा तो। अगर उसने कोई ऐसा रिस्क उठा लिया है जो रिस्क जिसका कहते हैं ना, मतलब कॉल बेचते समय ना मेरे हाथ पैर फूल रहे होते हैं, मैं कभी कॉल नहीं बेचता, बहुत रेयरली कॉल बेचता हूं, और बिना शेयर के तो कभी बेचता ही नहीं हूं। मतलब बहुत पहले ही, आज से 10 साल पहले का सबक है ये मेरा कि कभी बिना शेयर के कॉल मत बेचो। शेयर हो तो कॉल बेचो, शेयर ना हो तो कॉल मत बेचो, सिंपल। शेयर ना हो तो बेचना जो मेथड होता है उसमें थोड़ा कुछ परसेंटेज आपका लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद बाकी ब्रोकर संभालता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? मार्जिन तो दे ही रहे हो ना आप, मार्जिन तो आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे शेयर हो या ना हो, मार्जिन तो आपको पे करना ही जब पड़ेगा। शेयर मेरे पास नहीं है तो कॉल कैसे कर सकते हैं? आपको वो, आप वही मैंने कहा, आपके अगेंस्ट में, आपके बिहाफ पे ब्रोकर कर देगा, वो ब्रोकर कर देगा। आपने मार्जिन तो दिया हुआ है ना उसको। अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो 2600 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर लो, कितनी वैल्यू बनती है? टू 2600 इंटू 250 कितना बना टोटल अमाउंट? मेरे ख्याल से 6,50,000 के आसपास। 6.5 लाख। हाँ, तो बस 6.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे देखो मार्जिन भी दिखा रहा है, ये देखो 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 देखो, ये देखो लास्ट में मार्जिन दिख रहा है। सेलर को कितना मार्जिन देना पड़ेगा? अगर उसको ये ट्रेड लगाना है तो उसको 1,21,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक बार समराइज करते हैं सारी गेम को। सर मींस यहाँ सेलर को 1,21,000 रुपए देने के बाद प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम 7,300। बस बस ये उसका रिटर्न है, दैट इज द ओनली रिटर्न। ओके, मींस इसका डीप पॉकेट है तो ये बार बार करेगा और कंसिस्टेंटली जीतते जाएगा। और इसकी विनिंग परसेंटेज हाई है। वो ये सोचता है यार लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ था, वो पता है कैसे सोच रहा है इस गेम को? वो ऐसे सोच रहा है लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं लाख रुपए का एफडी लगाता कहीं पर, तो एफडी में मुझे कितना मिलता? 5-5.5%। यहां पर मेरा रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, तो वो सोचता है चलो यार यहां पे लगा लेते हैं ट्रेड। और ऐसे ही लोग सेलर बनते हैं, बट सेलर ना अक्सर रिस्क को समझ नहीं पाता इनिशियल लेवल पे, और जब उसको समझ में आता है तब तक दुकानदारी कई बार बंद ही हो जाती है उसकी। तो सेलर बनने के लिए ना, मतलब यू नीड रियली डीप पॉकेट्स, बिकॉज समटाइम्स, और खासकर मतलब यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा मेरा कंसर्न जो मैं देखता हूँ मार्केट में, लोग ओवर ट्रेड बहुत करते हैं। उनकी कैपिटल 10 लाख रुपए की है, 12 लाख रुपए की है, उसके हिसाब से उनको 2 ट्रेड से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए। मतलब आपको खुद पता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 6 लाख रुपीज़ की है, तो 12 लाख रुपए आपका कैपिटल है, तो अगर आपकी दोनों पुट्टे इन द मनी हो जाती हैं तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। तो आप 12 लाख रुपए के हिसाब से 2 ट्रेड लगाओगे, आग लगा लो, एक रिस्क और ले लेते हो, 3 लगा लेते हो। लोग क्या करते हैं, 12 लाख रुपए लगा करके 10 ट्रेड लगा देते हैं। तो आप 12 लाख रुपए आपके कैपिटल में है और आप 50 लाख रुपए का धंधा कर रहे हो, तो क्या होगा? जिस दिन गेम आपके अगेंस्ट में जाएगी, जिस दिन तक तो आप पैसे कमाओगे, उस दिन तक तो आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न आएगा। आपका हर महीने 20%, 25% का मेरे को जब मेरा कोई स्टूडेंट दिखाता है ना कि सर मैंने इस महीने में 20% का रिटर्न निकाला है, तो मैं एक बारी के लिए तो खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है यार। बट मैं हमेशा कहता हूँ यार औकात में काम करो दोस्त। तुम अगर बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल रहे हो ना, इसका मतलब तुम रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेलना है। तो अगर आप रिस्क को मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, तो गेम जिस दिन आपके अगेंस्ट जाएगी ना, जिस दिन तक आपके फेवर में जा रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट में चली जाएगी ना, उस दिन मार्केट के नाम से आपको हमेशा के लिए डर हो जाएगा, फिर आप हिम्मत नहीं करोगे मार्केट में आने के लिए। ठीक है जी,
आई होप कि मैंने आपको काफ़ी सारी बातें समझाने की कोशिश की और आपको समझ आया होगा। आई होपफुली ठीक था, आपको मज़ा आया इस सेशन को। मैंने सोचा था कि चलो मैं आपको सिखाने की कोशिश Yes, sir, करता it हूँ। was a nice session. और सर जो नीचे पोजिशनल डेल्टा थीटा गेमा लिखा है वो क्या होता ये बेसिकली ना वो होते हैं, जैसे थीटा जो होता है वो टाइम वैल्यू होता है किसी भी शेयर का ना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ऑप्शन में ये क्या होता है। ग्रीक्स कहते हैं इनको, ऑप्शन ग्रीक्स। ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। जैसे ये 30 रुपये निकल रहे हैं ना, ये 30 रुपये निकला भी है ना, प्राइस का कुछ प्राइस है इसका, तो प्राइस कैसे बना, तो वो ग्रीक्स से बनता है। तो बेसिकली वो ये डिटरमाइन करते हैं कि टाइम वैल्यू क्या चल रही है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और जो बायर होता है ना उसको टाइम वैल्यू मार देती है बहुत बुरी तरह। कई बार उसकी स्पेक्यूलेशन हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन टाइम वैल्यू उसको डुबा देगी तभी तो वो हार जाता है। और टाइम वैल्यू जो है वो सेलर का दोस्त है। है? सर अगर बायर वेडनेसडे को बाय करना चाहता है, लास्ट वेडनेसडे को, तो वो कर तो सकता है, लेकिन ब्रोकर उसको बार बार वार्निंग दे रहा होगा। वार्निंग क्यों देगा सर? वार्निंग इसलिए देगा क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है, उसके जेब में पैसे ही नहीं होंगे। बायर के जेब में बहुत पैसा होता नहीं है, तभी तो वो बायर है। और वो बायर बनने के लिए वो खरीद तो लेगा। अब खरीद लिया उसने, और खरीदने के बाद उसको जो ब्रोकर होगा वो उसको वार्निंग दे देगा 1-2 बार, यार कि मत लो तुम, कल एक्सपायरी है। वो अगले मंथ के लिए रिकमेंड करेगा आपको, कहेगा अगले मंथ का ले लो, इस मंथ का छोड़ दो, मत लो, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर कल वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ तो पेनल्टी डल जाएगी। वो पिछला जो आर्टिकल मैंने भेजा था आपको वो इसी के ऊपर था। वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई और 35,000 के बदले में आपको 12 लाख की पेनल्टी पड़ गई। और सर जिसमें जो आपने एक बताया कि जिसमें बायर और सेलर के पास मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं होते, तो उस केस में ब्रोकर के पास एग्जिस्टिंग पड़े होते हैं शेयर। वो ब्रोकर आपके बिहाफ पे खरीद लेता है ना, वो आपके बिहाफ पे खरीद के उसको ट्रांजैक्ट कर देता है इंट्राडे में। ब्रोकर आपके बिहाफ पे उस काम को कर रहा होता है। मतलब जिस प्राइस पर आप जिस प्राइस पे डील हुई है उस प्राइस पर ब्रोकर आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, क्योंकि ब्रोकर एट द एंड ऑफ द डे आपके मूवमेंट के हिसाब से ही मूव करेगा। वो उसका कुछ नहीं है ना। आपने 2600 के स्ट्राइक प्राइस की गेम खेली है, तो अगर अब वो 2600 के ऊपर ऊपर रह गया तो ठीक है यार, प्रॉफिट हो गया। अगर 2600 के नीचे गया तो फिर तो पंगा पड़ेगा, आपको कैपिटल लाना पड़ेगा। कैपिटल से ही बच सकते हो आप, दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। वरना लॉस बुक करो और निकलो बाहर, काम खत्म। अब मेरे को जो नवंबर का लॉस हुआ है, मैं सच बता रहा हूं, अब आइडियली तो मुझे नवंबर में लॉस हो गया था, लेकिन मैंने लॉस माना नहीं है, मतलब मैंने हार मानी नहीं है इस शेयर पे। ठीक है, तो मैंने अपनी पोजीशन को रोल ओवर किया हुआ है पिछले 2 महीने से। तो मैं रिलायंस के ट्रेड में बना हुआ हूं अभी भी आइडियली। सर रोल ओवर मतलब? रोल ओवर ये होता है एग्जिस्टिंग मंथ की पोजीशन खत्म हो गई, अगले मंथ में रोल ओवर चले गए, अगले मंथ में चले गए। तो उसमें जो बायर था उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं? हाँ, उसको तो हुआ होगा। वो तो उसकी तो लॉटरी लग गई उस मंथ में। लेकिन मैं चूंकि सेलर हूं और मेरे को मेरा कैपिटल बचाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलर का एक ही गेम, उसको एक ही चीज बचा सकती है, वो उसका कैपिटल है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कैपिटल का दिमाग लगाया, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने कहा यार मैं हार नहीं मानूंगा इस गेम में, अभी मेरी हार हुई नहीं है, लेट्स रोल ओवर द पोजीशन। और पिछले 2 महीने से मेरी पोजीशन रोल ओवर चल रही है। दिसंबर में भी मेरा रोल ओवर था, जनवरी में भी मेरा रोल ओवर है। और भगवान की किस्मत ने अगर साथ दिया तो जो पैसा मैंने लूज किया दिसंबर में, वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी नहीं तो मार्च में हम निकाल लेंगे। Means that amount is already deducted from your Yes, account? that amount has already been deducted from my account because that loss has been booked now. उस मंथ के लिए तो मेरा लॉस हो चुका है। अब आप उसके आगे जो स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो बना लो, बट एट द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग, दैट लॉस हैज बीन बुक्ड। ठीक है जी। और ऐसा एक लॉस मैंने, मतलब एक नहीं, ऐसा मैंने बहुत बार, ये वाले झटके तो मैंने कई बार खाए हुए हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। मेरे को एक बहुत मेजर झटका पड़ा था इन द मंथ ऑफ अगस्त। वो आइडिया में पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या मेरे अकल में आई थी कि मैंने आइडिया का ट्रेड पकड़ा था।
बट वो झटका भी काफ़ी खतरनाक था, लेकिन वो अल्टीमेटली मैंने जो लॉस अगस्त में खाया था वो मैंने अक्टूबर में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, वो भी झटका काफ़ी खतरनाक था। At one point of time in that particular month, my loss went to 3.5 lakhs. बट मार्केट में एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट पैनिक करा देती है, बायर को भी और सेलर को भी। और उस पैनिक में जो बंदा सस्टेन कर जाता है, अपने आप को बचा लेता है कि यार मेरे को आज पैनिक नहीं करना, आज डरना नहीं है, आज मुझे ना हौसला बना के रखना है, तो जो बंदा पैनिक नहीं करता सिचुएशन में, वो यहां विनर होगा। वो कभी ना कभी वो मार्केट आपको खड़ा रहने का भी रिवॉर्ड देती है। सिंपल, मैं जब भी कॉल मतलब पढ़ाता हूं इस चीज को, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मार्केट में खड़ा रहने की हिम्मत रखते हो, सिर्फ खड़े रहने की, कि भाई ना आप गिरोगे नहीं ना आप चलोगे, बस पकड़ के एक जगह पे खड़े रहोगे, अगर आप उतना भी करने में कामयाब हो जाते हो तो आप, वो तो कहते हैं ना, आप रिवॉर्ड पाओगे यहां से। बट वो खड़ा ही रहना बड़ा मुश्किल है। वेव्स ऐसी आएंगी ना कि ऐसा झटका मारेंगे कि वो वाला गेम खेलिए ना आपने, वो जो बुल होता है जो डांस करता है, डांसिंग बुल, जिस पर कि आपको बैठा दिया जाता है, और उस पर कहते हैं ना कि उस पर बैठे रहना ही एक चैलेंज है। तो वो ऐसे जैसे झटके मारेगी ना कि लोग अपना सारा माल बेच के भाग जाते हैं लॉस में। मेरे अभी काफी सारे फ्रेंड्स हैं, काफी सारे, पीछे जो मार्केट गिरी 2000 पॉइंट का करेक्शन आया था, 16,400 आ गई थी, ये पिछले 15 दिन पहले की बात है। इतना घबरा गए कि आधे माल लॉस में काट दिया बेवकूफों जैसा। यही तो गेम होती है। बाद में मार्केट भाग गई, अब रो रहे हैं। Yes, sir. I'm holding on to Deepak Nitrate shares for last 3-4 months. मैंने काफी हाई पे खरीदा हुआ था, मतलब उसका जो लाइफ टाइम हाई था उस पर, लेकिन उसके बाद से 10-12 के लॉस में जा रहा था, तो अभी मतलब ठीक ठाक रेंज पे आ रहा है। देखो इन्वेस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर को दिक्कत नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर है, मैं तो ट्रेडर हूं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू होता है। लेकिन कोई अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेयर पे आप भरोसा करते हो, आपको दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है, तो नीचे गिरे तो और ऐड कर लो। मतलब मेरा हमेशा मानना होता है, एज एन इन्वेस्टर बहुत सिंपल सा रूल रखो, उन्हीं कंपनीज में धंधा करो। जिस मैडम से मैंने पहली बार मार्केट के बारे में सीखा था, शी वॉज एन हाउस वाइफ, वो पहले हाउस वाइफ होती थी। तो मैंने कहा मैडम आपको कैसे इंटरेस्ट बना इसमें, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। वो कहती यार मैंने इसको सिंपल तरीके से रखा, मैंने कहा मेरे घर में टूथपेस्ट जो है वो कोलगेट का इस्तेमाल होता है, तो मुझे समझ आ गया कि भाई मैं बचपन में जब छोटी थी तब भी कोलगेट था, आज मेरे बच्चे कर रहे हैं तब भी कोलगेट है, मेरे आने वाले बच्चों के बच्चे होंगे वो भी कोलगेट इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोलगेट का धंधा बंद नहीं होने वाला। कहती कोलगेट के शेयर खरीद लो। एसबीआई का ब्रांच तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, एसबीआई खरीद लो बैंकिंग से। तो इस तरह से उन्होंने कहा भाई जिसका धंधा मुझे समझ में आता था, जिसका बिजनेस समझ में आता था, मैंने उसके शेयर खरीदे, और वो सभी शेयर डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना 100 गुना भी हो गए उसमें से काफी। तो मैंने बहुत कैपिटल बना लिया। तो कहने का मतलब यह है कि एक सिंपल सा रूल है, जिसका काम समझ में आए उसके साथ काम करो, जिसका काम समझ में ना आए उसके साथ काम मत करो। ये मेरा रूल है, हर आदमी का रूल नहीं होता ऐसा। कई आदमी बहुत ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं, वो उसका भी पकड़ लेते हैं जिनका कुछ उनको काम ही नहीं पता। कोई कंपनी क्या करती है उनको यही नहीं पता, शेयर उनके अकाउंट में, लेकिन कंपनी क्या करती है उनको पता नहीं। ठीक है जी, लेट्स वाइंड अप द सेशन नाउ।